हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ टॉपिक पर, जहां आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो आज का ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम पीछे का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है और किस तरीके से पढ़ा है। तो आप सभी को पता है कि हम बीएससी सेमेस्टर 4 की मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैथ में आपकी टोटल 4 यूनिट है। तो मैंने क्या किया, हमने पहले फर्स्ट यूनिट शुरू करी है ना। 4 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट शुरू की है। तो पहले मैंने इस फर्स्ट यूनिट का कुछ इस तरीके से जो सिलेबस है उसको मेन 3 टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया है ना। ये देखो, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो आपको पता होगा कि ये जो पहला टॉपिक हमने शुरू किया था, फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स वाई एंड पी। तो हमने इसका कंसेप्ट भी पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया अब तक कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, और फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसको हम एक्स के लिए, पी के लिए, वाई के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलता है कि हमें एक्स वाई या पी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इन सब पे हमने चर्चा कर ली है। पीछे के वीडियोस देखो, मैंने इन सब पे आपको डिटेल में सब कुछ समझाया हुआ है। और दूसरी बात, हम क्योंकि बीएससी सेमेस्टर 4 पढ़ रहे हैं, तो आपको पता ही है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको हर एग्ज़ाम में काम में आते हैं, है ना। तो इसी तरीके से मैंने ये जो पहला टॉपिक लिया है, इसके प्रीवियस ईयर के साथ ही में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं, है ना, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं मैंने। तो आज हमें ये वाला टॉपिक शुरू करना था, क्लोरोज फॉर्म एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। बट मैंने पहले थर्ड टॉपिक शुरू किया है ना, जो कि हमारा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे टॉपिक को। तो ये है हमारा तीसरा टॉपिक। अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैंने जो इतना लंबा सा नाम लिख दिया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसका मतलब क्या है। आप तो हमें पहले इसका मतलब समझाओ। तो देखो, पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ। तो देखो, पहले तो देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो आपने 12th और 11th में भी पढ़ा होगा कि इस तरीके से जो इक्वेशन बनती है हमारी, वो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जहाँ dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। यहाँ जो q है वो x के पदों में है और ये p है वो भी x के पदों में है। तो ये है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होती है। तो देखो, यहाँ जो हमारा p दिया हुआ है वो अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो इसी इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कह सकते हैं। तो देखो, यहाँ जो p है वो x का एक फलन है ना, मतलब x के पदों में। जैसे मान लो p है वो x स्क्वायर है, तो आप देख सकते हो ये x के पदों में। लेकिन अगर p को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, और कांस्टेंट आपको पता ही है, कांस्टेंट को c से लिखते हैं। अगर p को हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं तो इसी इक्वेशन में हम p की जगह c पुट कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आएगी, dy अपॉन डी एक्स प्लस सी वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। यही हमारी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और इसी के बारे में इस यूनिट में हम चर्चा करने वाले हैं, मतलब इस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब देखो, ये जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, इसके ये तो मैंने आपको समझाने के तौर पे लिखा है कि इस तरीके से आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट होती है। इसका जो एक्चुअल फॉर्म है, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, वो क्या होती है। तो वो जो इसकी एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है, जहाँ आपको dy अपॉन डी एक्स तो नज़र आ ही रहा है, ऊपर n है, n यानी पावर, और n की जगह कुछ भी हो सकता है। और ये देखो, आप इसका कंपैरिजन भी कर सकते हो। ये जो मैंने आपको बताया है, देखो कुछ इस तरीके से। देखो, यहाँ मैंने आपको बताया है dy अपॉन डी एक्स प्लस सी वाई। अब मान लो यहाँ तो एक बार अवकलन हुआ है ना, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 1 है। ऊपर वाली इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, तो आप बता सकते हो कि इसका ऑर्डर जो है वो 1 है। लेकिन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में सिर्फ हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट दिया हुआ है। यहाँ हमें ये नहीं कहा कि आपको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी है। तो अब हम इसे n ऑर्डर में डिवाइड कर देते हैं, यानी अब हम इसे nth ऑर्डर में लिखते हैं, है ना, nth ऑर्डर में।
तो देखो यहाँ जो dy/dx है इसका ऑर्डर 1 है, इसका अधिकतम अवकलन 1 बार हुआ है। मान लेते हैं इसका अधिकतम अवकलन n बार हुआ है, तो ये dny/dx n हो जाएगा, है ना। और यहाँ क्या होगा, c1 हो जाएगा, और यहाँ y का भी अवकलन होगा, क्योंकि यहाँ हमने अगर n बार अवकलन किया तो यहाँ y का भी अवकलन होगा, और ये qx ऐसा का ऐसा। तो देखो यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ dy/dx तो है ही। तो देखो यहाँ हमने n बार अवकलन किया है, यहाँ हम n-1 बार अवकलन करेंगे। जैसे मान लो यहाँ हमने 4 बार अवकलन किया है, तो यहाँ 3 बार अवकलन करेंगे। जैसे इसमें दे रखा है, यहाँ देखो इसमें दे रखा है या इसमें दे रखा है, आप कहीं से भी देख सकते हो। तो देखो यहाँ हमने 1 बार अवकलन किया है, यहाँ हमने अवकलन किया ही नहीं, तो मतलब 1 बार 1 माइनस हो गया ना। तो इस तरीके से यहाँ अगर हम n बार अवकलन करते हैं तो यहाँ n-1 बार अवकलन करते हैं, यहाँ n-2। तो ऐसे ऐसे करते करते जब हम आगे जाते हो तो लास्ट में हम अवकलन करते ही नहीं, वो डायरेक्ट y हो जाता है। और यहाँ हमारा कांस्टेंट है नहीं, यहाँ हमारा कांस्टेंट c1, यहाँ कांस्टेंट c2, वैसे वैसे चलता जाएगा। तो यहाँ कांस्टेंट लास्ट में आएगा c1 इक्वल्स टू में qx है वो एज इट इज़ है, ठीक है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ली जा सकती है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, या फिर आपको एज अ एग्जांपल पूछ लिया जाता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का एग्जांपल बताओ। तो आप एग्जांपल क्या लिखोगे, इसी फॉर्म को हम एग्जांपल में लिखते हैं। जैसे यहाँ n बार अवकलन है, तो मान लो मैंने 4 बार अवकलन किया है dy/dx की पावर n, प्लस यहाँ c1 है, तो c1 आप 5 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। यहाँ 4 बार है, यहाँ n-1 है, यानी n से 1 कम, तो यहाँ 4 से 1 कम क्या होगा 3। तो ये देखो हमने 3 लिख दिया है। ये एग्जांपल भी मैंने इसीलिए लिया है ताकि आप समझ सको। यहाँ c2 है तो c2 कुछ भी हो सकता है, तो मान लो मैंने 2 ले लिया। फिर यहाँ d2y/dx² 1 कम ले लिया, फिर वापस हम 1 कम लेंगे। इस बार कांस्टेंट मान लो मैंने 4 ले लिया, 2 यहाँ 2 बार है तो यहाँ अवकलन 1 बार होगा dy/dx, प्लस इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं ना। यहाँ लास्ट 1 बार अवकलन किया है हमने, 1 कम करते चले हम। यहाँ हमने 4 बार अवकलन किया, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार। अब यहाँ हम अवकलन करेंगे ही नहीं। यहाँ मान लो मैंने 3y ले लिया, इक्वल्स में जो मैं आपको दिया हुआ है qx, तो आप qx की जगह कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने e⁻x को qx की जगह पुट किया है। तो यही आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का एग्जांपल है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का एग्जांपल क्या होगा। और आप हिंदी में भी देख सकते हो, अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण, है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको 2 नंबर में हेल्प करवा सकती है। अब देखो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ आपको पता ही है c1 c2 c3 क्या है, हमारे कांस्टेंट है ना। अब आपको पता ही है कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि वो x पे डिपेंड नहीं कर रही। यहाँ हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है ना। तो c1 c2 c3 का मतलब है वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहे। तो देखो इस वाले एग्जांपल में भी देखो, यहाँ जो 5 है वो हमारा कांस्टेंट। अब बताओ ये 5 x पे डिपेंड कर रहा है क्या, 5 तो 5 ही रहेगा, x पे बिल्कुल भी ये निर्भर नहीं हो सकता। आपको पता होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं। चलिए अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। तो देखो एक होता है वेरिएबल जिसे आप हिंदी में कहते हो चर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल मतलब जो वेरी करता हो, वेरी करता हो मतलब जो बदलता रहता हो। जैसे मान लो x है, y है, z है, उनके मान हमें कभी भी इक्वेशन में फिक्स थोड़ी दिए हुए रहते हैं कि x का मान x ही रहेगा, वो तो इक्वेशन के हिसाब से बदलता रहता है। लेकिन कांस्टेंट का मतलब है जो कभी बदले ही ना। जैसे कि 4 है तो वो 4 तो 4 ही रहेगा। आप चाहे इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, y के सापेक्ष करो, z के सापेक्ष करो, कुछ भी करो, 4 4 ही रहेगा। लेकिन जो वेरिएबल है वो बदल सकते हैं। आपको पता है वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, x y z भी हो सकते हैं, t भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और एक होते हैं स्वतंत्र वेरिएबल यानी डिपेंडेंट, मैंने उल्टा लिख दिया है ना। डिपेंडेंट मतलब जो दूसरों पे निर्भर करते हो, जैसे x y z है वो निर्भर करते हैं ना। और इंडिपेंडेंट जो निर्भर ही ना करते हो किसी के ऊपर, वो चाहे कांस्टेंट भी हो सकता है। तो देखो
यही मैंने आपको यहाँ बताया है कि जो C1 C2 C3 होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं और वो x पे डिपेंड नहीं करते हैं। और अब देखो एक और अलग बात, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में जब हम सॉल्वेबल फॉर p y ये कर रहे थे तो मैंने आपको बताया होगा कि जो p है उसको हम dy/dx लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम एक छोटी सी चीज़ मानते हैं, वो है d को हम d/dx लिखते हैं, है ना। d को क्या लिखते हैं हम, d/dx है। जैसे मान लो आपको dy/dx दिया हुआ है तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, तो कैसे करोगे, d/dx को तो आप d लिख सकते हो, तो ये लो मैंने d लिख दिया, और y एज इट इज़ हो जाएगा, ये लो dy। तो आप इसी फॉर्म को देखो यहाँ दिया हुआ है, d को हम d/dx लिख सकते हैं, कैपिटल D को d/dx लिख सकते हैं। अगर d इक्वल्स टू d/dx होगा तब हम फर्स्ट इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ हम इसको इसके बराबर में पुट करते हैं, ठीक है। तो यही इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, है ना, dny प्लस c1 d, यहाँ कैपिटल D है, कैपिटल D माइनस n-1y प्लस c2 कैपिटल D n-2y प्लस डैश 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 फिर cny इक्वल्स टू qx। तो ये कुछ इस तरीके से। अब हम इस पूरी में से y को कॉमन ले सकते हैं, तो ये लो हमने y को कॉमन ले लिया, बराबर में qx, क्योंकि ये पूरी ही d के पदों में आपको दी हुई है ना, dn पूरी ही d के पदों में है। तो हम आप इसको डायरेक्ट fd भी लिख सकते हैं। fd मतलब पूरी इक्वेशन है वो हमारे d के पदों में, और y बाहर था ही, तो y इक्वल्स टू में qx। तो अब देखो, अब इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। ये आपका क्वेश्चन होगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा। अब देखो, अब इसका आप जनरल सॉल्यूशन किस तरीके से निकाल सकते हो। सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट इज y इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो पहले आपको CF निकालना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप CF निकालोगे। फिर आपको PI निकालना होगा, वो भी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से PI निकालेंगे। यहाँ जो CF है उसको कहते हैं पूरक फलन, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जो PI है उसको कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी विशेष समाकलन। तो देखो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, और मैंने देखो चीज़ें आपको एकदम बेसिक से बताई, एकदम ज़ीरो से मैंने चीज़ें बताई है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके से हमारा नया टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या रखा है, जो dx हमारा है उसको हमने कैपिटल D पुट किया है। देखो जब हम इसको कैपिटल D पुट करेंगे तो इसी इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ से y कॉमन लेंगे, अंदर ये बचेगा, इसी को हम fd लिख सकते हैं, मतलब d के पदों में कोई फंक्शन है, fd का मतलब है इधर qx। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा इस तरीके से। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, इसका सॉल्यूशन होगा y इक्वल्स टू CF प्लस PI, यानी पहले हम अपन को CF निकालना होगा, उसके बाद अपन को PI निकालना होगा, फिर इन दोनों को ऐसे प्लस में लिख देंगे और इक्वल बराबर में y। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तब अब हम आगे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखो CF और PI निकालने की भी अलग अलग मेथड्स होती हैं, वो मेथड मैं अगर आपको पहले ही बता दूंगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो इसी के लिए हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है उससे किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे CF निकालेंगे और कैसे PI। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें और बताती हूँ। और वो बेसिक सी चीज़ क्या है कि जब हमारा जो QX होगा वो ज़ीरो होगा, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी दी हुई होगी उसमें QX ज़ीरो होगा, तब PI भी ज़ीरो होगा, यानी उस सिचुएशन में हमें PI नहीं निकालना होगा। देखो कितनी अच्छी बात है ना। ये देखो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ QX दिया हुआ है, यानी बराबर में इधर हमें ज़ीरो दे दे तब हमें PI नहीं निकालना होगा। और PI क्या है, y इक्वल्स टू CF प्लस PI, यानी एक तो हमें PI निकालना होगा, एक CF निकालना होगा। क्वेश्चन में अगर आपको QX ज़ीरो दिया हुआ है इसका मतलब उसका PI नहीं निकलेगा, उसका PI ज़ीरो होगा। उस कंडीशन में आपको सिर्फ CF निकालना होगा और वही हमारे क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन होगा। तो यही मैंने यहाँ पे आपको बताया है,
जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं हम, ये है d2y/dx² माइनस 2dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 0। आप देखो यहाँ ये तो है C1 और C2 आप देख सकते हो 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है और बराबर में 0। ये तो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ QX हमारा क्या है, 0 है। अगर QX 0 है तो हमारा PI भी क्या होगा, 0 होगा, है ना। और ये देखो CF ही निकालना होगा इस कंडीशन में हमें, जो कि हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इससे निकलेगा। मतलब कहने वाली बात ये है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला बराबर के इधर वाला, ये हमें CF देगा। और ये जो इक्वल्स में आएगा जिसे हम QX कहते हैं, ये देखो QX कहते हैं, वो हमें PI देगा। अगर QX 0 है तो PI भी 0 होगा। इधर जो है वो हमें CF देगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम CF कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड या हाउ टू सॉल्व CF कैसे निकालेंगे। तो देखो CF निकालने के लिए सबसे पहली स्टेप होती है, फर्स्ट वी फाउंड इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। अब आपके मन में आया होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन वो क्या होती है। तो देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन बहुत 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 आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे, ये देखो ये हमारा क्वेश्चन था, इस तरीके का हमें क्वेश्चन दिया हुआ होगा। जैसे मान लो इसी को ले लेते हैं, चलो इतना पीछे तो क्यों जाए, यही देख लो। इससे आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है और वो कैसे निकलेगी, बहुत आसान है। देखो मैं बताती हूँ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए आपको पहले तो इसको डी के पदों में लिखना होगा। ये जो इक्वेशन दी हुई है आप जानते ही हो, d/dx को हम कैपिटल D लिख सकते हैं। तो पहले इस इक्वेशन को हम डी में लिखते हैं। तो देखो कैपिटल D² माइनस 2 कैपिटल DY प्लस y इक्वल्स टू 0। अब दूसरी कंडीशन क्या है, y को बाहर निकाल लो, है ना। तो d² माइनस 2D प्लस 1y इक्वल्स टू 0। अब y को जब इधर भेजोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, ये बचेगी हमारे पास, है ना। और इसमें हमें मेन चीज़ ये है कि हमें d को m पुट करना है, कैपिटल M, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगी हमारे पास, m² माइनस 2m प्लस 1, y तो हट गया हमारा, इधर चला गया और ये 0। तो यही है हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। कितनी आसान है। पहले आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपको d/dx को कैपिटल D पुट करना है, उसके बाद y को कॉमन लेना है। कंपलसरी है ये जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ ना, वो कंपलसरी है, मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, आपको यही करना है हर एक क्वेश्चन में। तो आप इस तरीके से y को बाहर निकालोगे, अंदर ऐसे d के फॉर्म में आएगा पद, फिर आप d को m पुट कर दोगे कुछ इस तरीके से, वही आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। ये देखो यही आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। तो ये देखो ये हमारा एग्जांपल दिया हुआ था, इससे हमने समझा कि QX अगर बराबर की इधर हमारे पास कुछ नहीं होगा, मतलब QX अगर 0 हुआ तो PI भी 0 होगा, तब CF सिर्फ इस वाले टर्म से निकलेगा, ठीक है। तो CF निकालने के लिए सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होती है और वो भी बहुत आसान है, आपको D की जगह M पुट करना है। तो ये देखो ये मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है, ये रहा पहला एग्जाम्पल जो कि कुछ इस तरीके से d2y/dx² माइनस 2dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 0। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहला d/dx को कैपिटल D पुट करेंगे। ये देखो ये मैंने इस वाली फॉर्म में इसको ये पुट किया है और ये आया है। तो क्या आया, d² माइनस 2dy प्लस y। अब हमें क्या करना है, y कॉमन लेना है ना। तो ये लो हमने y कॉमन ले लिया। अब क्या करना है, d की जगह m पुट करना है। तो ये d² की जगह m², यहाँ d की जगह m, ये 1 और ये इक्वल्स टू में 0। अब देखो अब आती है मेन स्टेप मतलब क्वेश्चन तो देखो बहुत आसान है, बस दिक्कत ये आएगी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, तभी आपको ये वाले क्वेश्चन आसान लगेंगे। अगर आप सोचते हो कि मैं एक क्लास ले लूँ और कॉपी पेन उठाने तक की हिम्मत ही ना करूं और फिर मेरे क्वेश्चन हैं वो सही होने लग जाएं, तो ये तो देखो किसी भी हाल में नहीं होंगे। तो देखो मैं बताती हूँ आपको, ये देखो मैंने क्या किया है, वो जो पीछे जो हमने इक्वेशन ली थी उसी को लिखा है ना नए पेज पे। तो ये लो मैंने इसको लिख लिया है। अब देखो अब आप क्या करोगे, अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि हमारे पास ये इक्वेशन आ गई लास्ट, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। सॉल्व करने के तो बहुत से तरीके हैं, मैं श्रीधराचार्य सूत्र से भी सॉल्व कर सकती हूँ या नॉर्मल भी सॉल्व कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हो
ये एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को आप जानते हो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक रूल होता है। वो रूल क्या होता है, इधर एम स्क्वायर है, इधर 1 है। जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर आएगा। एम स्क्वायर को जब हम 1 से गुणा करेंगे तब क्या आएगा, एम स्क्वायर आएगा। और बीच में क्या है, -2m, बीच में -2m। मतलब इस -2m के कुछ इस तरीके से टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पे तो -2m आए और गुणा करने पे m स्क्वायर आए। तो आप जानते हो कि -m अगर हम इनके दो टुकड़े लेते हैं, इसको अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो -m तो हमारा -2m होता है। और -m को जब हम -m से गुणा करते हैं तो वो प्लस का m स्क्वायर बनता है। ये रहा प्लस का m स्क्वायर। तो मैंने -2m को कुछ इस तरीके से लिखा है। क्यों लिखा है आपको पता है, क्योंकि हमें यहाँ कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए लिखते हैं हम। भैया आपको पता है मैथ में हम कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं करते हैं। मैथ में हम अपनी मनमानी नहीं करते हैं। मैथ में हम कुछ ऐसा लिखते हैं, मानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं जिससे हमारा आंसर आए। तो मैंने इस तरीके से इसको लिखा है। तब हम यहाँ हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे m, अंदर क्या बचेगा m-1, इधर -1 कॉमन लेंगे, इधर भी बचेगा m-1। -1 ही कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है इधर और इधर बराबर आना चाहिए, इसीलिए मैंने -1 कॉमन लिया। तो देखो इधर भी m-1, इधर भी m-1 इक्वल्स टू में 0। अब m-1 इसको मैंने m-1 पुट किया। ये जो m और -1 है इसको मैंने यहाँ अलग से लिखा है इक्वल्स टू में 0। अब देखो आपके पास m के दो मान आएंगे, एक तो इधर भी प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा, तो m के दो मान आए। अब मैं आपको ये कहती हूँ कि जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तभी आपको पता चल जाएगा कि m के कितने मान आएंगे। अब बताओ मैं आपको क्या लगती हूँ, हैं जादूगर लगती हूँ मैं आपको, मुझे कैसे पता चलेगा। यहाँ आपके पास m के दो मान आए। अब मैं आपको कहती हूँ क्वेश्चन देखते ही आप बता दोगे m के कितने मान आएंगे। तो ये देखो क्वेश्चन, आप बताओ क्वेश्चन देखते ही मुझे कैसे पता चला m के दो मान आएंगे। वो इस तरीके से, क्योंकि इस क्वेश्चन का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर मतलब अधिकतम इसका कितनी बार अवकलन हुआ है। तो आप कह सकते हो अधिकतम इसका 2 बार अवकलन हुआ है। तो ये देखो 2, तो उस क्वेश्चन का अधिकतम जितनी बार अवकलन हुआ होगा उसमें m के उतने ही मान आएंगे। तो देखो यहाँ अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, d2/dx², 2 बार अवकलन हुआ है। तो m के हमारे पास 2 मान आएंगे। अगर यहाँ d3y/dx³ होता तब अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ होता, 3 बार। तो और तब m के कितने मान आते, तब m के 3 मान आते, है ना। तो मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। और अगर आप भी ऐसे पढ़ोगे मन लगा के, समझ के, तो आपको भी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो ये देखो m के हमारे पास 2 मान आ गए। अब आगे क्या होगा, है ना। देखो अब आगे एक मेथड होती है, वो क्या होती है, यहाँ हमारे पास जिससे m के 2 मान आ गए, वैसे यहाँ m के कितने मान आ सकते थे, क्या क्या संभावना हो सकती थी। चलो इस क्वेश्चन में तो हमारे पास m की वैल्यू 1 आ गई जो सेम है और रियल है। अगर मान लो यहीं पे डिफरेंट और रियल वैल्यूज़ आती, मतलब यहाँ 2 और 3 आ जाता जो डिफरेंट भी और रियल भी है, तब आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता। और मान लो यही जो m की जो वैल्यू है वो यहीं पर सेम और कॉम्प्लेक्स आ जाती, जैसे मतलब आयोटा में आ जाती, तब आगे क्या होता। मतलब आपके मन में बहुत से ऐसे सवाल आ रहे होंगे कि अब आगे क्या होगा। तो देखो आगे एक मेथड होती है और वो मेथड है ये। देखो यहाँ मैंने ऊपर लिखा है रूट्स एंड CF फॉर m वैल्यूज़, यानी m की किस मान पर CF की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो व्हेन ऑल वैल्यूज़ ऑफ m आर डिफरेंट एंड रियल, जब m के सारे मान डिफरेंट यानी अलग अलग हो और रियल मतलब वास्तविक संख्याएं हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 2 और 4। अब 2 क्या है, रियल वैल्यू है, और 4 भी रियल, और दोनों ही अलग अलग है। मतलब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि m के हमारे पास ऐसे मान आए जो डिफरेंट भी हो और रियल भी हो, अलग अलग हो और वास्तविक हो। जैसे 2 और 4 m के मान लो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, तब CF क्या होगा। तब CF का एक फॉर्मूला होता है, CF इक्वल्स टू C1e⁻m1x प्लस C2e⁻m2x प्लस C3e⁻m3x, और ये आगे तक चलता जाता है जितनी m की वैल्यूज़ होती है। तो यहाँ देखो m के 2 मान आए हैं, तो यहाँ हमें इन 2 को काम में लेना है। C3 हमारे यहाँ काम में नहीं आएगा। C1 आपको पता ही है कांस्टेंट होता है, C2 भी कांस्टेंट होता है। E लेना है आपको और E लेना है।
पावर में आपके देखो mx आएगा, यहाँ m1 मतलब m का एक मान यानी जैसे 2 है तो वो रखेंगे ये 2, और ये x एज इट इज़ प्लस c2 e की पावर 4x, m2 क्या है यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 रखा, और ये x। अब आपके दिमाग में आया होगा कि x ही क्यों, x इसलिए क्योंकि हमारी जो क्वेश्चन चल रही है या जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वहाँ हमारे dy/dx है, x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ इसी फॉर्म में हमारे x आएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, अगला है व्हेन ऑल वैल्यूज़ ऑफ m आर सेम एंड रियल, जब m के जो मान हो वो सेम हो और रियल हो। जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास आया है m की वैल्यू क्या आई है 1 और 1, जो कि क्या है सेम भी है और रियल भी है। इस कंडीशन में CF कैसे निकलेगा, तो इस कंडीशन में भी CF का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, वो ये है कि CF होगा हमारा C1 प्लस C2x प्लस C3x² प्लस C4 बराबर कोष्टक के बाहर e की पावर mx। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताती हूँ कैसे आप इन दोनों फॉर्मूला में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, कैसे अलग अलग कर पाओगे। तो देखो सीधा सा मतलब सीधी सी ट्रिक है, एकदम सीधी सी। यहाँ आपको क्या दे रखा है, डिफरेंट एंड रियल। रियल तो चलो दोनों में ही है, इधर भी वैल्यूज़ रियल है, 4 4 2 2 सेम भी है और रियल भी है। इधर वैल्यू क्या है, डिफरेंट है और रियल है। अब देखो आपको एक ट्रिक बताती हूँ। डिफरेंट का मतलब आपको पता ही है अलग अलग। जब आपकी m के मान अलग अलग आएंगे तब आपका C1 C2 C3 ये भी अलग अलग लिखा हुआ होगा, और e की पावर mx e की पावर m1x e की पावर m2x e की पावर m3x ये भी अलग अलग ही लिखा हुआ होगा, क्योंकि डिफरेंट का मतलब है डिफरेंट का मतलब है अलग अलग, का मतलब है कि आपके जो m के मान है वो दोनों ही अलग अलग होंगे। जब अलग अलग होंगे तो C1 भी अलग होगा, C2 भी अलग होगा, C3 भी अलग होगा, और e की पावर जो mx है वो अलग होगी, e की पावर 2 mx है वो अलग होगी, e की पावर 3 mx है वो भी अलग होगी। लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या है, सेम और रियल है, मतलब m के जो मान है आपके वो सेम होंगे और रियल होंगे। अब सेम की कंडीशन में आप जानते ही हो जब दो चीज़ें सेम होती है तो हम उनमें से कुछ कॉमन ही तो लेते हैं, है ना। जैसे p² है और ये प्लस p है, तो ये दोनों आप देख सकते हो इनमें p कॉमन आ रहा है तो p कॉमन ले लेंगे तो p+1 बचेगा। इसी तरीके से जब आपके पास m की वैल्यू सेम और रियल आई तो आप क्या करोगे, आप e की पावर जो mx होगी ना उसको कॉमन ले लोगे। कॉमन लेने के बाद वो बाहर चली जाएगी तो अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 C4, ये तो एज इट इज़ बचेगा। अब x का क्या फंडा है, x का ये फंडा है, यहाँ x की पावर 0 होगी। x की पावर 0 आप जानते ही हो 1 होती है, यहाँ x की पावर 1 होगी तो 1 1, यहाँ x की पावर 2 यानी x स्क्वायर, x की पावर 3 यानी x क्यूब। तो सीधा सा फॉर्मूला है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ये लिख दो आप पहले। कब, जब आपके पास जो m की वैल्यूज़ आएगी वो सेम होगी और रियल होगी, और सेम होने की कंडीशन में यही तो है कि दोनों m के मान सेम सेम होंगे। जब दोनों सेम सेम होंगे तो कोष्टक के बाद e की पावर mx लिख दोगे। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ दोनों ही वैल्यू क्या है, 2 2 है। जब 2 2 है तो मैंने आपको बताया था कि m के जितने मान होंगे उतने कांस्टेंट आएंगे हमारे पास। तो देखो ये C1 और ये C2, m के 2 मान है तो हमारे पास 2 कांस्टेंट आएंगे। यहाँ भी m के 2 मान है तो इधर भी हमारे पास 2 कांस्टेंट आएंगे। तो m के दो मान है तो m का मान भी 2 है, तो C1 प्लस C2x इसी फॉर्मूला से मैंने लिया है। C3 नहीं आएगा क्योंकि तीसरा तो m का कोई मान ही नहीं है तो C3 कैसे आएगा। और e की पावर 2x, क्योंकि यहाँ मैंने क्या लिखा है mx, m क्या अपने पास 2 है तो 2x होगा, और इधर भी सेम C1 प्लस C2x e की पावर 4x। मतलब कुल मिला के कहने वाली, सुनने वाली और ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आपके पास m के कुछ मान आएंगे, ये वो मान डिफरेंट और रियल भी हो सकते हैं, सेम और रियल भी हो सकते हैं। अगर वो डिफरेंट होंगे तो आपके पास C1 C2 C3 भी अलग अलग लिखा हुआ होगा। अगर वो सेम होंगे m के मान तो आपको जो e की पावर mx है उसको कोष्टक के बाहर लिखना है, और अंदर क्या बचेगा आपके पास C1 C2 C3 C4, और गुणा में उसके x लगाते जाओ। लेकिन ध्यान में रखना पहला जो C1 है उसके गुणा में आपको x नहीं रखना है, जो C2 होगा उसके गुणा में आपको x रखना है, फिर x की जो पावर है वो बढ़ाते जाओ इस तरीके से। और या जितना m की आपके पास जितनी वैल्यू होगी, जैसे m के 2 मान आए हो अपने पास तो C1 और C2 भी 2 ही आएंगे, मतलब कांस्टेंट भी 2 ही आएंगे। अगर यहाँ m के आपके पास 3 मान आते मतलब मान लो 1 2 और होता इस तरीके से,
तब आपके पास यहाँ C3 भी आता कुछ इस तरीके से, और उसके गुणा में x² होता है, और ये बाहर वाली टर्म एज इट इज़। मैंने देखो पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है कि क्या हो गया, तो आप क्वेश्चन देख करते जाओ। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना, आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगेगा। तो ये देखो, इधर हमारे पास m की कितनी वैल्यू आई है, 1 और 1, जो कि क्या है, सेम भी है, दोनों 1 1 है तो सेम है, और रियल भी है क्योंकि इमेजिनरी नंबर नहीं है। एक आप जानते हो, एक होता है, एक एग्जिस्ट करता है, हम कहते हैं एक चॉकलेट, एक लड़का, एक लड़की। तो वैसे अब आपको CF निकालना है, तो आपको पता है कि जब m के मान सेम और रियल हो तो सेम की कंडीशन में कोष्टक के बाहर ही आएगा, है ना, और e की पावर में क्या आएगा, mx। तो ये मैंने रखा है e की पावर में mx, और अंदर क्या बचेगा, C1 और C2। जो पहला C1 है उसके गुणा में x नहीं आएगा, लेकिन जो दूसरा C2 उसके गुणा में x आएगा, तो ये x है। ये है CF का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई करते हैं, तो इसको अप्लाई करने के लिए C1 एज इट इज़, C2x एज इट इज़, e की पावर m का मान रखना है। m का मान कितना है, 1, तो यहाँ रख दिया 1, और x से गुणा किया तो ये हो गया x। अब यही है हमारा CF। अब देखो PI निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में आपके पास जो QX है वो 0 है। ये देखो, ये क्वेश्चन इस तरीके से, यहाँ इधर 0, यही तो अपना QX है। अगर QX, ये QX इस तरीके से, यही तो अपना QX है, अगर ये 0 है तो आपके पास, आपको पता है PI भी कितना होगा, 0 होगा। सो इट्स जनरल सॉल्यूशन, यही क्या है हमारे क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल्स टू CF प्लस PI। CF कितना है, ये रहा जो हमने अभी अभी निकाला है। कौन से क्वेश्चन में चली गई मैं, सॉरी, ये देखो ये रहा। सो इट्स जनरल सॉल्यूशन इक्वल्स टू y इक्वल्स टू CF प्लस PI। CF क्या है, ये रहा जो अभी अभी हमने निकाला है, C1 प्लस C2x e की पावर x। PI क्या है, PI अपना 0 है, तो PI रख दिया 0। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलो एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, है ना, अब आपका डाउट क्लियर करने के लिए। तो ये देखो ये था हमारे पास क्वेश्चन, d2y/dx² माइनस 2dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 0। क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू में 0 दे रखा है, मतलब अपना जो QX है वो 0 है, तो PI भी 0 होगा। अब हमें निकालना है सिर्फ CF। CF निकालने के लिए आपको पता है इस वाली टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम d/dx को कैपिटल D लिखेंगे। इसको जब हम कैपिटल D लिखेंगे तो ये वाली इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है ना। अब इसमें हम y को कॉमन लेंगे, ये y कॉमन लिया, अंदर ये बचा। अब y को इधर भेज देंगे, ये 0 हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन में d की जगह हमें m पुट करना है, तो m² माइनस 2m प्लस 1। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं, है ना। ध्यान में रखना, ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब सहायक समीकरण। आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि ये होगी सहायक समीकरण। अब आप जानते हो आगे क्या करना है, आगे हमें इसको सॉल्व करना है और m के मान निकालने हैं। और आपको पता है m के 2 मान आएंगे, क्योंकि इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 है, अधिकतम इसका 2 बार अवकलन हुआ है, तो आपके पास m के 2 मान आएंगे। अगर m के 2 मान आएंगे तो c कांस्टेंट भी कितने आएंगे, आपके पास 2 आएंगे। तो अब हम देखते हैं m के मान। ध्यान रखना, मेरी बातों पे गौर करना, मैं जो जो बोल रही हूँ ना एकदम गोल्डन लाइन है, ये ध्यान रखना। ये देखो, ये हमारी इक्वेशन है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास m के 2 मान आ गए, 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास m की। अब आप इन वैल्यूज़ पे थोड़ा सा फोकस करो। ये वैल्यू क्या है, आप देख सकते हो, ये सेम है, 1 और 1 सेम है, और रियल भी है। रियल तो पता ही आपको, भाई इमेजिनरी नहीं है, रियल है। चलो इतना तो क्या ही समझाऊँ आपको, इतना तो आपको पता ही होगा, BSc 4th सेमेस्टर पढ़ रहे हो आप, तो मैं मान के चलती हूँ आपको पता ही होगा कि रियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो देखो m के हमारे पास 2 वैल्यूज़ आए हैं जो कि क्या है, सेम और रियल है। जब वैल्यूज़ सेम और रियल होती है तो इस कंडीशन में आप इस चार्ट को याद करना है एक बार, है ना। सुंदर सुंदर अक्षरों में मैंने ये चार्ट बनाया है आपके लिए, ताकि आप अच्छे से समझ सको। ये नीचे वाला कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, है ना, डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स, सेम एंड कॉम्प्लेक्स, और ऊपर वाले में डिफरेंट एंड रियल, सेम एंड रियल, यानी ऊपर रियल है और नीचे क्या है, कॉम्प्लेक्स में नंबर, और ऊपर क्या है आपके पास, रियल में। तो आपको अभी ऊपर वाले चार्ट पे फोकस करना है। तो देखो दोनों में ही रियल है, तो चलो 2 में से एक फॉर्मूला लगाना है। यहाँ है डिफरेंट एंड रियल, यहाँ है सेम एंड रियल। तो आपको पता है आपके क्वेश्चन में आपकी जो m की वैल्यूज़ आ रही है वो सेम है। जब सेम होंगी तो ये वाली मेथड लगेगी, यानी ये वाला फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या कहता है कि C1 प्लस C2
के गुणा में x कर दो और कोष्टक के बाहर e की पावर mx कर दो। तो ये वाला मैंने यहाँ उतारा है। और याद करने की भी मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आप कैसे याद रखोगे। तो आपको पता है जब कुछ चीज़ें सेम होती है तो हम उनमें से कुछ कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के लिए हम उसको कोष्टक से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ मैंने भी क्या किया है, e की पावर mx को कोष्टक से बाहर निकाल लिया है और अंदर क्या बचेगा, c1 प्लस c2। याद रखो आप एकदम, मैं बता रही हूँ जिस ट्रिक से मैंने याद किया ना, ये पूरा चार्ट, जिस ट्रिक से मैंने ये पूरा चार्ट याद किया है वही ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ और आपको भी 100% याद होगा। कैसे होगा मैं फिर से बता देती हूँ। चलो, सेम एंड रियल, आपको पता है जब वैल्यू सेम होती है तो हम कुछ कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने के लिए हमने e की पावर mx को बाहर निकाल दिया और अंदर कोष्टक के अंदर आपको पता है m के आपके पास दो मान आए हैं, है ना, एक ही और एक ही, दो वैल्यूज़ आई है। तो c1 और c2 कांस्टेंट भी दो आएंगे। पहला जो c1 है उसको बेचारे को अकेला छोड़ दो, दूसरा जो c2 से x को गुणा कर दो, ठीक है। तो x से गुणा कर दिया और ये इधर e की पावर mx और m के आपके पास एक है तो ये इधर एक रख दिया और ये आ गया आपके पास cf। अब क्योंकि आपको पता है pi आपका 0 होगा तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। और y इक्वल्स टू सी एफ आपने अभी अभी निकाला है, ये वाला, ये मैंने एज इट इज़ रख दिया। और पी आई क्या होगा, 0, तो ये 0। तो आज की क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है। पहले से ही मैं आपको सी एफ और पी आई के कुछ और क्वेश्चंस कराती ताकि आपको और क्लियरिफिकेशन हो, लेकिन क्लास पहले से बहुत बड़ी हो चुकी है। तो चलो अब मैं कुछ अलग से ज्ञान दूँ उसके पहले हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज की इस क्लास में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ा। इसका बेसिक पढ़ा है हमने कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन जो हमारी इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। फिर कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में हमने पढ़ा, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका देखा कुछ इस तरीके से, ये देखो। फिर हमें अंत में जाके ये पता चला कि अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आई तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई रखना होगा। सी एफ निकालने की एक अलग मेथड होती है, पी आई निकालने की एक अलग मेथड होती है। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन देखो, है ना, किधर गया वो पेज, जैसे ही आप क्वेश्चन देखो और आपको ये पता चल जाए कि जो क्यू एक्स है वो आपका 0 है, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपका क्यू एक्स है वो 0 है, तो आपका पी आई भी 0 होगा। उस कंडीशन में बराबर के इधर जो दे रखा है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी से आपको सी एफ निकालना और वही सी एफ आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और पी आई क्योंकि बराबर के इधर 0 है तो पी आई आपको निकालना नहीं है। मतलब कुल मिला के कहने वाली बात ये है कि आज की क्लास में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का बेसिक पढ़ा है कि बेसिक क्या होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है। तो इसका सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई होता है। पी आई आपको पता ही है कि जब क्यू एक्स 0 हो तो पी आई 0 होगा। लेकिन पी आई निकालने की भी एक बहुत लंबी चौड़ी मेथड होती है, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। लेकिन इस वाली क्लास में हमने सिर्फ कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़ी है ना। मैंने आपको एकदम छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें बताई है, एकदम जितना मुझे आता था उतना बता दिया मैंने। देखो कहने वाली बात ये है। और फिर सी एफ जो है ना उसको निकालने की भी मैंने आपको बताई थी कि सी एफ को कैसे निकालेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि सी एफ निकालने के लिए आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसी को फिर से ले लेते हैं। सी एफ निकालने के लिए आपको ये क्वेश्चन लेना होगा, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करते हुए आपके आगे ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो m के 2 मान आएंगे आपके पास कुछ इस तरीके से। अब वो मान कुछ भी हो सकते हैं, वो सेम एंड रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड सेम भी हो सकते हैं, सेम एंड रियल और डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। इस चार्ट के अकॉर्डिंग वो 4 वैल्यूज़ हो सकती है, 1 2 3 और ये 4, कुछ 4 वैल्यूज़ हो सकती है m की इस चार्ट के अकॉर्डिंग। और इस चार्ट के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, m के आपके पास कुछ इस तरीके से ही मान आएंगे। या तो m आपका डिफरेंट एंड रियल हो सकता है, या सेम एंड रियल हो सकता है, या डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या सेम एंड कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मतलब इस चार्ट के बाहर कुछ नहीं आएगा। m की आपकी 4 संभावित कंडीशंस बन रही है कुछ इस तरीके से, उन 4 में से ही कुछ एक होगा। और अपने पास यहाँ कौन सी कंडीशन है, m की दूसरी कंडीशन है, तो m की जब दूसरी कंडीशन होगी तो सी एफ कुछ इस तरीके से निकलेगा और ये उसका
फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को मैंने याद करने की आपको ट्रिक भी बता दी है। होप आपको समझ में आई होगी। अगर ये वाला वीडियो आपको समझ में आता है, मतलब समझ में तो आएगा ही, इतना मैंने अपना जी जान लगा दिया इसको सॉल्व करने में, है ना, बहुत मेहनत की है। अब देखो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, ये भी मेन मुद्दा है। अगली क्लास में क्या करेंगे, अगली क्लास में आप कॉपी पेन लेके बैठना। मैं आपको CF और PI के कुछ और एग्जांपल्स करवाऊंगी। जैसे ये वाला एग्जांपल किया वैसे एग्जांपल कराऊंगी। और आप यकीन मानो, आप अगर अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहनत लगा दोगे, थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, तो मैं आपको ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है ना, ये चार्ट आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको ये चार्ट याद हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा ज्ञान देखो और दे देती हूँ आपको, थोड़ा सा मोटिवेट कर देती हूँ। वो ये है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो बहुत ही मेन है, बहुत ज़्यादा। आप देखना, मैं लिख के दे रही हूँ, 20 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको इस वाले टॉपिक से। और जितना नंबर कवर करता है ना ये, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन मैं आपको उसको एकदम सिंप्लीफाई करके पढ़ाऊँगी। और दूसरी बात ये है कि आप तो बस थोड़ी सी मेहनत कर लेना, बस थोड़ी सी अपनी तरफ से थोड़ी सी, फिर देखना ये वाला टॉपिक आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला के जाएगा। और तीसरी बात ये है कि ये जो मैंने सूत्र अभी आपको बताए हैं, ये जो इस तरीके से, ऐसे आगे भी थोड़े से और फॉर्मूला आएंगे, लेकिन आपको उनको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे जैसे मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वैसे वैसे आपको सॉल्व होता जाएगा। तो आज तो हमने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि क्लास ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। एक ही एग्जाम्पल, आगे वाली क्लासेस में हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, ढेरों एग्जाम्पल। ये देखो मैंने शीट्स भी बनाई हुई है, ये देखो। आगे हम इतने एग्जाम्पल करेंगे ना कि आपको तो कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करना, और मुझे बताना कि कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आई, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के फेयर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ आपको भेज दूँगी। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।